मेरे जितने दर्शक, मेरे जितने चाहने वाले इस वीडियो ने देखा है, तो भाई एक बात ध्यान रखें, बारने आपा बामण जाट और फलाना फलाना जाति पर लड़ा, हाँ तू बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, तू हुड्डा का, मैं खट्टर का, इस बात पर जो लड़ा, हाँ इस चार दीवारी के अंदर सारे एक है। भाजपा जैसे ही इलेक्शन आता है, अभी एमपी के बाद विधायक का, तो उस विधायक इलेक्शन में अगर भाजपा कहीं घाट बाद रहेगी तो क्या हुड्डा साहब को कोई पद देने की बात आएगी क्या? पहले हम 10 के 10 कमल खिलाएंगे लोकसभा में, और विधानसभा में भी हम अपने दम पर इतनी सीटें जीत कर आएंगे कि हमें किसी की आवश्यकता न पड़े कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद करे। ऐसा आज तक हुआ नहीं। राम मंदिर 22 को तैयार हो रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को 22 तारीख को बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है? उनको उस कार्यक्रम में उनकी शारीरिक अवस्था को देखते हुए ले जाना या पहुंचाना या उनका वहां होना उनके लिए कष्टप्रद होगा। ये बात आई है मीडिया के माध्यम। ये मानेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब 10 साल राज किया, शासन किया, यहाँ पे मुख्यमंत्री बने रहे, उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि जिसमें वो कहीं दोषी हों? ऐसा कोई काम किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासनकाल क्षेत्रवाद फैलाने के लिए जाना जाता है, इलाकाई भेदभाव के लिए वो जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, वो जातिवाद फैलाने के लिए जाने जाते हैं। आज की स्थिति और 6 महीने की स्थिति में आपको क्या फ़र्क लगा? 6 महीने पहले हरियाणा की राजनीतिक स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है? वो 6 महीने पहले भी विश्वास था कि हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे, लेकिन ये बात हमारे विरोधी उस दिन भी नहीं मानते थे और बहुत सारे आज भी नहीं मानते। हरियाणा में 1947 से आज तक मेवात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लेकिन भाजपा आई, अभी एक बड़ा दंगा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि दंगा आप तब कहते हुए अच्छे लगते हैं जब दोनों पक्ष सीधे तौर पर इन्वॉल्व हों। मैं आपसे जो चीज़ सुनना चाहता हूं, हाँ या ना में, आप या तो ये कहें कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो को हमारी पार्टी में नहीं आने देंगे। मैं ये लाइन सुनना चाहता हूँ, ऐसा बोलेंगे? नहीं, आप ऐसा सुनना ही क्यों चाहते हो? तो अभी जो एमपी का इलेक्शन होना है 3-4 महीने बाद, क्या वो दुष्यंत जी के साथ मिलकर लड़े जाएंगे? आज ये कहना कठिन है। CAA, NRC, उसके बाद करें वक्फ बोर्ड की बात, उसके बाद बात करें 3 तलाक की बात, मतलब कितने ही ऐसे मामले जिन्होंने आपने प्रहार किया तो सिर्फ मुस्लिम पे ही किया। CAA की बात जब हुई तो कुछ लोगों ने कहा, झूठ फैलाया जगदीप भाई। आज भी मैं कह रहा हूं कि कोरा झूठ बोला गया। भाजपा को मुस्लिम विरोधी कहने के लिए झूठ बोला गया, भाजपा को मुस्लिम विरोधी पेंट करने के लिए झूठ बोला गया, और बोला यह गया कि अगर CAA बन गया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। क्या ये सच था? सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हरियाणा के लिए, हरियाणा वासियों के लिए अगर आपके पास कम से कम आधा घंटा है तो आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज लिंक पर क्लिक ना करें, फ़ायदा नहीं है कोई, क्योंकि पूरी राजनीतिक बात यहाँ पे होगी। हमारे साथ हैं भाजपा के शानदार प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। सर नमस्कार। जी नमस्ते, जय श्री राम जगदीप भाई, आपको भी और आपके सभी जो देखने वाले हैं सबको जय श्री राम। और जय श्री राम का मौसम है साहब। अयोध्या में भगवान श्री राम अपने रामलला स्वरूप में 500 साल से ज़्यादा की अवधि के बाद विराजमान होने जा रहे हैं। तो इस समय सारा देश राम में है। हरियाणा तो पहले थे राम आड़ा प्रदेश है, तो हम तो राम में राही थे, पर खास माहौल और मौसम है इस समय जय श्री राम का, राम का। अवध में राम आए हैं जी। अयोध्या की बारी थी, अब मथुरा काशी है। मथुरा काशी पे भी देखिए, काशी दावा कुछ नया थोड़ी है उसमें करने का। सारी दुनिया जानती है कि काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, और भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने का जो रिकॉर्ड है, प्रमाण है, वो मुस्लिम लेखकों की पुस्तकों और दस्तावेजों में मौजूद हैं। तो उसमें दावा करने की बात नहीं है, वो तो हाँ ये है वापस लेना है साहब, पुनर्प्रतिष्ठा होनी है। काशी में, काशी का जो मंदिर परिसर है उसका उद्धार तो हो गया।
अब भगवान विश्वनाथ अपने मूल रूप की तरफ पहुँचें, ये काम अधूरा है। आज नहीं तो कल होगा। जैसे किसी को लगता नहीं था, और हमारे विरोधी तो मानते ही नहीं थे कि अयोध्या में श्री राम लला के जन्मस्थान पर कभी मंदिर बन भी जाएगा, और वो हमने सबने बनते देखा। काशी में जो कुछ अब तक हो गया है उस पर भी लोगों को भरोसा नहीं था। ऐसे ही मथुरा में जो ईदगाह बनी हुई है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के मंदिर को तोड़कर बनी गई है। इसके दस्तावेजी प्रमाण हैं। उन प्रमाणों को छेड़कर और ये कहने के लिए कि जो इस जगह पर काबिज बैठे हैं उनको छोड़कर जाना होगा, ये कहने वाले लोग अब तक नहीं थे, या कम थे, या दबे सुर में कहते थे। आज सत्ताधारी दल ही नहीं कहता, सारा देश कह रहा है, सब सनातनी कह रहे हैं। सत्ता और सनातन का विश्वव्यापी परिवार मैं कहूँगा, सब तो एक स्वर में बोल रहे हैं। अयोध्या के बारे में कह लीजिए कि ये तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। निश्चित तौर पर हिंदू समाज की आस्था के ये तीनों बड़े केंद्र, इनकी गरिमा और गौरव बहाल होगा। पता नहीं, डायरेक्ट तो आप कहते नहीं हो, लेकिन मेरे को यही लगता है कि भाजपा हमेशा डेंट वही मारती है जहाँ पे मुस्लिम होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं ये कोइंसिडेंट, इतने तो कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं मुझे। 370 आपने ख़त्म कर दी, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन वहाँ पे थे मुस्लिम। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर के लिए हमारे भावनाओं की बात थी, वहाँ पे बाबर मस्जिद। मथुरा काशी की बात कर रहे, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है। हर जगह ऐसा सीन है, ऐसा मतलब कोई आदमी ना सोचते हुए अगर उसके पीछे के स्टेप के बाद, तो ये लगता कहीं ना कहीं हमेशा भाजपा का टारगेट मुस्लिम ही रहता है। आप कहाँ से खड़े होके हाथी को देख रहे हैं, उससे ही आप हाथी का चित्र बनाएंगे, हाथी के बारे में वर्णन करेंगे। माने आपका पर्सपेक्टिव क्या है? जो नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने वाले लोग हैं उसको हमारे इन कार्यक्रमों या हमारे इन मुद्दों में हिंदू मुस्लिम नज़र आता है, परंतु क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा? अब तो कतई गुंजाइश नहीं बची कि अयोध्या में श्री राम का जन्मस्थान का मंदिर तोड़कर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मस्जिद बनाई थी। अब बनाई थी साहब, वो मीर बाकी मुस्लिम था, बाबर मुस्लिम था, तो इसमें भाजपा का क्या दोष है? भाजपा तो नहीं थी उस समय। अगर काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, अगर ईदगाह मस्जिद बना दी गई कृष्ण जी के जन्मस्थान पर, जब बनाई गई, जब हमारे देवालयों को, देवस्थानों को जो है अपमानित किया गया, हिंदू समाज को अपमानित किया गया। केवल देवालय अपमानित करना किसी का लक्ष्य नहीं हो सकता। मेरी, आपकी, मेरे पूर्वजों के मान सम्मान, स्वाभिमान पर चोट करना चाहते थे ना। तो जब यह काम किया गया, भारतीय जनता पार्टी तो थी ही नहीं साहब। तो यह कहना कि भाजपा जो है वो मुसलमानों को टारगेट करती है, नहीं साहब। भाजपा भारत के सोए स्वाभिमान को जगाने का काम करती है, भारत के खोए हुए गौरव की बहाली के लिए संघर्ष करती है, भारत को एक करने के लिए काम करती है। और ऐसा करते समय अगर दुर्योग या संयोग से जहां हम काम करने जाते हैं वहां नुकसान किसी मुस्लिम शासक ने कर रखा है, मुसलमानों ने कर रखा है, तो इसको मुसलमानों का विरोध कहना बंद कीजिए। इसको भारत के गौरव की बहाली कहने में आपको क्या परेशानी है? कोई नकारात्मक काम है क्या? मेरे इष्ट देव का मंदिर तोड़ा गया, हमने उसको कानूनी तरीके से वापस ले लिया, जो और हैं उनको हम वापस ले लेंगे। भारत के अंदर, भारत में जम्मू कश्मीर की रियासत के विलय पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने जब दस्तखत किए थे तो पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में उसका विलय हुआ था। उसमें 370 का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 370 अनुच्छेद का प्रावधान पंडित नेहरू और उनकी मित्र मंडली ने किया था। तो शायद इसलिए किया था क्योंकि वे वहां के एक कट्टरपंथी मुस्लिम शेख अब्दुल्ला को फेवर करना चाहते थे। अब इसमें दोष पंडित नेहरू का है, कांग्रेस का है, या भारतीय जनता पार्टी का है? हम मुसलमान के खिलाफ नहीं, हम भारत के पक्ष में हैं। और भारत के पक्ष में बात करते समय
जगदीप जी, आपके विरुद्ध भी खड़े होना पड़ेगा तो हम सहर्ष खड़े होंगे। चलो, मैं 370 आपने ख़त्म कर दी, मैं खुश हूँ। आपने राम मंदिर बनाया है, हमारे लिए गर्व की बात है भाई। राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? और के लंदन बनाओगे और क्या अरब में बनाओगे? ठीक है, आपने मथुरा काशी की बात करी, हमारे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन CAA, NRC, उसके बाद करें वक्फ बोर्ड की बात, उसके बाद बात करें 3 तलाक की बात, मतलब कितने ही ऐसे मामले जिन्होंने आपने प्रहार किया तो सिर्फ मुस्लिम पे ही किया। प्रहार मुस्लिम पे नहीं है, भारत विरोधी तत्वों पे प्रहार है। फिर से समझिए, CAA की बात जब हुई तो कुछ लोगों ने कहा, झूठ फैलाया जगदीप भाई। आज भी मैं कह रहा हूं कि कोरा झूठ बोला गया। भाजपा को मुस्लिम विरोधी कहने के लिए झूठ बोला गया, भाजपा को मुस्लिम विरोधी पेंट करने के लिए झूठ बोला गया, और बोला यह गया कि अगर CAA बन गया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। क्या यह सच था? नहीं था। क्या यह सच है? नहीं है। नागरिकता विदेश से कोई आएगा, मुसलमान घुसपैठिया, उसको नहीं मिलेगी। कोई धोखे से घुसकर आ गया मेरे देश में, उसको उसकी नागरिकता खतरे में हो सकती है। भारत के मुसलमान की नागरिकता कहीं नहीं जाने वाली। भारत का मुसलमान जो भारत का है, भारतीय गणतंत्र के बनने से पहले से यहाँ रह रहा है, उसकी नागरिकता पर पहले संकट था ना, अब है। लेकिन नैरेटिव क्या बनाया गया कि मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी। और इस तरह की भाषा ऐरे गहरे नत्थू खैरे ने नहीं बोली, सोनिया गांधी के स्तर के लोगों ने इस तरह की भाषा बोल के लोगों को गुमराह किया। तो गड़बड़ उनके नैरेटिव में है, उनका नैरेटिव फेक है। एक और फेक नैरेटिव मैं आपको बताता हूं, हालांकि उसका हिंदू मुस्लिम से कोई संबंध नहीं है। जैसे ये कहा गया था कि CAA आ गया तो मुसलमानों की नागरिकता गई, बोला वाला मुसलमान परेशान। इसी तरह से यह कहा गया कि 3 कृषि कानून बनाकर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के, पंजाब के, हरियाणा के किसानों की जमीनें अडानी को दे दी हैं, अंबानी को दे दी हैं। बोलिए, कहा गया था कि नहीं कहा गया था? मैंने उस समय भी चैलेंज किया था, आज भी चैलेंज करता हूं। उन कानूनों के कारण 1 इंच किसी हिंदुस्तान के किसान की भूमि गैर कानूनी तरीके से जबरन किसी औद्योगिक घराने के पास चली गई हो या किसी ने हथिया ली हो, तो हम जिम्मेदार हैं साहब। राजनीति छोड़ी जा सकती है। तो 3 कानून तो मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि फर्जी नैरेटिव हैं। हम मुस्लिम विरोधी हैं, ये फर्जी नैरेटिव है। फर्जी नैरेटिव अब इस देश में चलता नहीं है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि CAA NRC के बाद वक्फ बोर्ड, फिर 3 तलाक, है ना? दोनों चीजों पर ही मैं छोटी छोटी टिप्पणी करूंगा। वक्फ बोर्ड कानून जो बनाया 90 के दशक में, उस समय की कांग्रेस सरकार ने, एक देश जिसके संविधान में कांग्रेस ने जबरन सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। सेकुलर कहलाने वाले देश में किसी एक संप्रदाय, एक मत, इस्लाम मत की किसी एक संस्था को यह अधिकार दे देना कि वो अगर चाहे तो जगदीप शर्मा के घर को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दे, और फिर यह साबित करने की जिम्मेदारी भी जगदीप शर्मा की हो कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। क्या ये भारत के संविधान के हिसाब से ठीक है? क्या ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक है? गलत कानून अगर बना दिया गया मुसलमानों को मक्खन लगाने के लिए, मुस्लिम परस्ती में, तो उसको ठीक किया जाना जरूरी है। आज़ादी के बाद आज तक इसके बारे में किसी ने नहीं कहा, आपने ही वक्फ बोर्ड का जिक्र कर दिया। नहीं, हमने उससे पहले हमेशा गलती होता रहा किसी भी कानून में, किसी भी क्लास में। 90 के दशक में वक्फ बोर्ड तो पहले से अस्तित्व में होगा। 1990 के दशक में उस समय की कांग्रेस की सरकार ने वक्फ कानून में ये प्रावधान किए खतरनाक वाले। आपको घटना तो याद होगी, आपने देखा दक्षिण भारत में एक गांव, अटल जी आए थे, अटल जी ने कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं दी वक्फ बोर्ड पे। मोदी जी आते ही प्रतिक्रिया। हमारी सरकार बनी,
अटल जी के नेतृत्व में हमने बहुत सारे अच्छे काम किए। आप कल को ये भी कह सकते हैं कि अटल जी आए थे तो 370 क्यों नहीं हटाई। आप ये भी कह सकते हैं कि अटल जी के समय में राम मंदिर क्यों नहीं बना। भाई साहब, हम तो लड़ रहे हैं, अड़ रहे हैं पहले दिन से। जैसे अवसर आता है, जैसे कोई काम करने की हमारे पास पर्याप्त शक्ति समाज के द्वारा, देश के द्वारा भेज दी जाती है, दे दी जाती है, हम कर देते हैं। अगर जितना समर्थन, जितना प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हमको दिया, अगर अटल जी के नेतृत्व में हमको इतना मिल गया होता तो बहुत सारे काम जो आज नरेंद्र मोदी जी को करने पड़ रहे हैं तो अटल जी के समय में भी हो जाते। एक खबर मैंने पढ़ी, राम मंदिर 22 को तैयार हो रहा है, 22 को सब कुछ होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब इस राम मंदिर पे जो अभी हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको आपने न्योता नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को 22 तारीख को बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है? सुनिए ना, मेरे पास जो जानकारी है, मैं क्योंकि मैं तो ना तो न्यास का पदाधिकारी हूँ और ना इस राष्ट्रीय स्तर के विषय पर सीधी टिप्पणी करने का मेरा अधिकार जो नहीं, मैं बिल्कुल बिना अटके प्रवाह में बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, इस विषय में जो वहाँ की जो मंदिर की ट्रस्ट है उसके जो मुखिया हैं चंपत राय जी ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया में आकर कहा है कि निसंदेह आडवाणी जी की बहुत बड़ी भूमिका उस मंदिर के आंदोलन के संघर्ष में रही। सुनिए साहब, वही थे जिन्होंने इसको जन जन का मुद्दा बनाया, और वही थे नहीं, वही हैं कहना चाहिए। आडवाणी जी अभी हमारे बीच में हैं, उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता है हम लोगों को। लेकिन आडवाणी जी, जोशी जी, उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है अभी कि वो उस कार्यक्रम में वहाँ जाएं। उनको उस कार्यक्रम में उनकी शारीरिक अवस्था को देखते हुए ले जाना या पहुँचाना या उनका वहाँ होना उनके लिए कष्टप्रद होगा। ये बात आई है मीडिया के माध्यम से। हिंदू मुस्लिम पे आखिरी सवाल पे मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं हरियाणा पे बात करूँगा आपसे। इतनी सारी बातें चली, हरियाणा में 1947 से आज तक मेवात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लेकिन भाजपा आई, अभी एक बड़ा दंगा हुआ। मैं मेवात घूम के आया, सारी जानकारी नहीं जुटा पाया, लेकिन अब मेरा दोबारा से उस मामले पे देखना चाह रहा हूँ कि क्या सच्चाई थी क्या नहीं। मैं एग्जैक्ट उसको ये नहीं कहूँगा कि मेवात वाले ठीक थे या आप ठीक हो या मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी, कौन सही था, लेकिन वहां पर दंगा हुआ 1947 से। अब पहली बार आपके शासन में वहां पे दंगा। पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं जी, ऐसा नहीं है कि नूह में या मेवात में दंगा 47 के बाद हुआ नहीं। जब अयोध्या में श्री राम मंदिर के स्थान पर जो बाबरी ढांचा बना हुआ था उसको कारसेवकों ने नेस्तनाबूद कर दिया था, जब वो कलंक की निशानी मिटाई गई थी, उसकी प्रतिक्रिया में देश में कई स्थानों पर मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदू धर्म स्थानों पर तोड़फोड़ की थी, दंगे किए थे। उसी समय मेवात क्षेत्र में भी कई हमारे धर्म स्थानों पर हमले हुए थे। क्या हरियाणा के मेवात में हुआ है? हाँ, हरियाणा के मेवात की बात कर रहा हूं मैं, आप रिकॉर्ड चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि दंगा आप तब कहते हुए अच्छे लगते हैं जब दोनों पक्ष सीधे तौर पर इन्वॉल्व हों। मेरी जानकारी ये कहती है कि चाहे 92 में बाबरी ढांचे गिरने के बाद हुए उपद्रव हों या अब जो उपद्रव हुआ है, दोनों ही मामलों में हिंसा की है वो मुस्लिम पक्ष ने की है और हिंदू पक्ष तो रिसीविंग एंड पर रहा है। एक हमारी धार्मिक यात्रा निकल रही है, उस यात्रा को घेर कर उस पर अवैध हथियारों से गोलीबारी करना, उस पर बम फेंकना, उस पर बारूदी हमले करना, लोगों को घेर कर गाड़ियों को आग के हवाले करना, इस सारे घटनाक्रम में कहीं हिंदू पक्ष सीधे तौर पर दंगा करने में, उपद्रव करने में शामिल नहीं था। आप मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी पर यह आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने कोई भड़काऊ बात कही, रिकॉर्ड पर है उन्होंने जो कहा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भड़काऊ बातें करने वाले दूसरे पक्ष के लोग थे। मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी के भड़काने पर भी क्या आपने किसी हिंदू को उपद्रव करते हुए पाया वहां पर? मैं गारंटी के साथ
ये बात कह सकता हूं कि हिंदू सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता, हिंदू दंगाई है ही नहीं। हिंदू तो चोट पड़ने पर भी प्रतिक्रिया साधारणतः नहीं करता, बहुत देरी से करता है। संसद में इतनी ऊंचे से कोई कूदा, वो हिंदू ही था सर, वो दंगा नहीं था। मैं वो राहुल गांधी जी से हक करने गया था। जो संसद में कूदा जी वो उनके नाम बताते हैं कि वो हिंदू हैं, जी लेकिन उनकी बैकग्राउंड चेक करेंगे ना आप, जी आपको मिलेगा कि घनघोर धर्म विरोधी लोग मिलेंगे। धर्म में आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति जी जो धर्म में विश्वास रखता हो, वो कभी भी इस देश के कानून को तोड़कर कोई काम नहीं करेगा। अब तो हिंदू वाली बात पे अगर मैं आऊं, उसके पीछे तो आपने कह दिया कोई घनघोर शब्द प्रयोग कर दिया, कोई ऐसा संगठन रहा होगा, कोई व्यक्ति रहा होगा। इसी तरीके से दूसरे धर्म वाला भी तो कहीं ना कहीं बहकावे में आ सकता है ना, आप उसको धर्म से ना जोड़े ना। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता धर्म से जोड़ा जाए, लेकिन जब खुले आम कोई बात ही धर्म की कर रहा हो, जी जब कोई ये कहे कि यहां पर यात्रा इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि यहां मुसलमान बसते हैं, हमने कभी कहा क्या कि जहां हिंदू बसते हैं, बहुसंख्यक आबादी में हैं, करनाल में, असंध में, पानीपत में, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ताजिया का जुलूस नहीं निकलेगा? कभी कहा क्या हमने? जब कोई इस्लाम के नाम पर यह कहता है कि हमारे यहां से जुलूस नहीं निकलेगा, हमारे यहां से धार्मिक यात्रा नहीं निकलेगी, तो उसको क्या कहोगे? वो धर्म के नाम पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो इस्लाम के नाम पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस अंतर को हमको समझना पड़ेगा। चलो अब हम हरियाणा की राजनीति पे आ जाते हैं। आज की स्थिति और 6 महीने की स्थिति में आपको क्या फर्क लगा? 6 महीने पहले हरियाणा की राजनीतिक स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है? आप अपने मुंह से क्या बताएंगी, क्या क्या बदलाव आया है कि नहीं आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अगर 6 महीने पहले भी आप मुझसे सवाल पूछते कि आज भाजपा कहां खड़ी है, तो मैं तथ्यों के आधार पर, अपने अनुभव, अध्ययन, जानकारी के आधार पर आपको बताता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। हमारे विरोधी क्योंकि बहुत बुरी अवस्था में थे, उस दिन भी थे, हमारे विरोधियों के पास नेता, नीति, कार्यक्रम कुछ नहीं, आपस में जूतम पेजार लट्ठम लट्ठा में वो उलझे हुए थे। और हमने जो 9 साढ़े 9 सालों में काम किए हैं, हम अपने काम के आधार पर लोगों का मन, अच्छे हरियाणवियों का, बेहतरीन हरियाणवियों का, सकारात्मक सोचने वाले हरियाणवियों का, हरियाणा को उन्नत हरियाणा देखने वाले हरियाणवियों का मन जीते बैठे हैं। तो हमको 6 महीने पहले भी विश्वास था कि हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। लेकिन ये बात हमारे विरोधी उस दिन भी नहीं मानते थे और बहुत सारे आज भी नहीं मानते। कुछ लोग थोड़े से सोबर हो गए होंगे, सॉफ्ट हो गए होंगे। 6 महीने पहले की और आज की स्थिति में अंतर ये आया है जगदीप भाई कि 3 राज्यों के जो विधानसभा के परिणाम आए, उन 3 राज्यों के परिणाम के बारे में चुनाव के दौरान कांग्रेस ये कह रही थी भाजपा का सफाया होने जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही थी मिट जाएंगे, इनका नामो निशान नहीं मिलेगा, हम आ रहे हैं, पहले हम यहां आएंगे और फिर यहां आएंगे, यानी हरियाणा में भी आएंगे। मीडिया का बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा, वो भी कांग्रेस के सुर में, दबे सुर में सुर मिला रहा था। वो ये कहते थे राजस्थान में टक्कर में हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी। मध्य प्रदेश में साहब बहुत खराब हालत है, बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस लौटेगी। छत्तीसगढ़ का कोई जिक्र नहीं करता था। मैंने 2 कैटेगरी बताई, एक कांग्रेसी, वो तो हर हाल में हमको हराकर सोते हैं, दूसरा मीडिया के लोग, जिनमें से काफी लोगों को हम निष्पक्ष भी मानते हैं, सब तो नहीं हैं, लेकिन जो कथित रूप से निष्पक्ष लोग थे। मोदी मीडिया भी है। हाँ, होंगे जी, मैं कभी इनकार करता हूं। हमारे पक्ष में एक तरफा खड़े होने वाले लोग भी हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो निष्पक्ष मीडिया था, उसमें भी अधिकांश लोग हमको विधानसभा के इन चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी ताकत के रूप में उभरता हुआ नहीं देख रहे थे। परंतु, और हां, जब चुनाव में गई कांग्रेस तो अपनी पूरी ताकत के साथ गई। चुनाव में गए हमारे विरोधी तो उन्होंने सारे मुद्दे, जो सारा रोना धोना रुदाली
गाली, नीचे से नीचे स्तर की बात, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने तक उन्होंने सब कुछ तो किया। जितने हथियार उनके बारने में धरे थे, जितने हथियार, जितने तीर उनके तरकश में थे, सारे के सारे कांग्रेस और हमारे दूसरे विरोधियों ने इन राज्यों के चुनावों में छोड़े और ये कह के छोड़े कि ये ब्रह्मास्त्र है साहब, सामने वाला लौट जाएगा, छोड़ा कोनी जीण कोनी द्या। परिणाम उनकी अपेक्षा के ठीक विपरीत आया। छत्तीसगढ़ में भी हमें इतनी सीटें मिली हैं जितनी कभी नहीं मिली थी आज तक। आपको खुद को भी अंदाजा नहीं था इतनी सीटें मिली। आप ये कह सकते हैं कि इतना बेहतर परिणाम शायद हमारे भी बहुत सारे नेता कार्यकर्ता एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम जीतेंगे, ये तो सारे आंतरिक विश्लेषणों में आ रहा था, लेकिन भाई साहब मध्य प्रदेश की जनता ऐसे कृपा करेगी, छत्तीसगढ़ की जनता यूं मालामाल कर देगी, यूं कमाल कर देगी कमल के नाम पे, हम में से बहुतों को नहीं लगता था। ये जब से परिणाम आए हैं तब से हरियाणा में एक बदलाव आ गया जी। और उसी दिन से इस बदलाव के संकेत आने शुरू हो गए। बहुत सारे मित्र, कांग्रेसी मित्र आपको भी फ़ोन करते होंगे, मुझे भी किया उन्होंने, और न्यू कहना शुरू कर दिया, टेलीविज़न पे तो कोनी कम है, कैमरे पे भी कोनी कम है, आपके सामने भी शायद कैमरे पे नहीं कहेंगे भाई थम आगे अटके, थम तीसरी बार पक्के आओगे और भाई मारे वाले तो ये वोट भी कोनी गिरन जावे। ये क्यों हुआ है? कांग्रेस का जो मनोबल पहले से रसातल पे था जी, और जो इस उम्मीद में बैठी थी कि इन राज्यों में कमाल कर करके हम मनोबल को उठा लेंगे, वो मनोबल जो रसातल पे था, रसातल के भी उससे नीचे वाले तल पर चला गया है। मनोबल कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सबका डाउन गया है। आप मुझ पे यकीन करें ना करें, उनके चेहरे देख लीजिए, उनके चेहरे, उनके बयान, उनकी बोली, उनकी शब्दावली ये बता रही है कि उन्हें अपनी आसन्न हार का सीधा साधा स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। मैं इसमें एक बात इंटरेस्टिंग जोड़ना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में प्रभारी कौन? रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। छत्तीसगढ़ में प्रभारी कौन चुनाव की? कुमारी शैलजा। राजस्थान में ऑब्जर्वर कौन? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के 3 दिग्गज कांग्रेसी 3 राज्यों में बड़े चौधरी बनकर गए, इस उम्मीद के साथ गए कि हम वहां पत्थर फोड़ के आएंगे। वो ढाक के 3 पात लेकर वापस आ गए हैं। जो वहां चमत्कार करने गए थे, मुझे विश्वास है वो अपनी घरेलू पिच पर भी वैसे ही पिटेंगे और जनता उनको 2 कारणों से पीटेगी। एक तो सामने उनको भाजपा का अभी भाजपा पर विश्वास, भाजपा पर यकीन, नरेंद्र मोदी पर विश्वास, एक तो ये भाव जनता के मन में टिका हुआ है, अभी ये मजबूत है, प्रबल है, धारदार आधार हमारा वहां जमीन पर बना हुआ है। दूसरा ये कि जो हमें हराने का सपना देख रहे हैं जगदीप भाई, उनकी आपस में जूतम पैजार गजब की है। आपको मैं बताता हूं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस की मीटिंग होती है एक ही दिन, कांग्रेस के 3 दिग्गज एक जगह नहीं बैठते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी मित्र मंडली चंडीगढ़ बैठती है, मीटिंग करती है और चुनाव की तैयारी की बात करते हैं। ठीक उसी समय कांग्रेस के 3 प्रमुख नेता, वो कितने प्रमुख रह गए हैं राम जाने, कि SR के जिनको आजकल लोग कहने लग गए हैं, सुरजेवाला, किरण और कुमारी शैलजा, ये रोहतक में मीटिंग करते हैं। दोनों जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जितने इनके नेता उतनी इनकी दिशाएं, उतने इनके काल्पनिक मुख्यमंत्री, और एक दूसरे को जमकर खुलकर कोस रहे हैं। ऐसे परस्पर लड़ने वाले लोगों पर कांग्रेस के वर्कर का भी भरोसा नहीं रहा। यकीन मानिए, क्या कहा कुमारी शैलजा ने मालूम है? कुमारी शैलजा ने यह कहा, बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन अनपढ़ से अनपढ़ आदमी और सयाने पढ़े लिखे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सबको पता चल गया कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता लड़ेगा, वो नहीं लड़ सकता जो एक तरफ कांग्रेस की लड़ाई लड़ने की बात करता और दूसरा हाथ भाजपा के साथ मिला रखा हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के साथ मिले हुए हैं।
आम आदमी पार्टी और कुमारी शैलजा और ये जो एसआर के ग्रुप है खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं ना। आप मानते हो फिर ये बात? नहीं, मैं तो क्यों मानूंगा, और है ही नहीं ऐसा। ओके। लेकिन मैं तो उनके घर की फूट का आलम बता रहा हूं कि वो अपने नेता पर भरोसा नहीं करते। वो ये कहती हैं, कुमारी शैलजा खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑन एयर कहा है कि कांग्रेस किसी की बपोती नहीं है। और जब वो ये कहती हैं तो वो बापू बेटा पर हमला कर रही होती हैं। वो खेमा खुले में कह रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाने के एकमात्र एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इसके लिए वो भाजपा के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। तो जो पार्टी जिसके नेताओं में इस तरह तो मुझे भी ऐसा ही रहा है कि भाजपा के साथ है उनका सब। आपको नहीं लग रहा ऐसा? ये तो इस बात का सटीक सही उत्तर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप क्या ये मानेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब 10 साल राज किया, शासन किया, यहाँ पे मुख्यमंत्री बने रहे, उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि जिसमें वो कहीं दोषी हों? ऐसा कोई काम किया? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासनकाल क्षेत्रवाद फैलाने के लिए जाना जाता है, इलाकाई भेदभाव के लिए वो जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, वो जातिवाद फैलाने के लिए जाने जाते हैं। ये सारे आरोप उन पर खुलेआम हैं। आरोप तो मैं भी आप पे लगा सकता हूँ, आप भी मुझ पे लगा सकते हैं। क्या आपको ये लगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किसी विषय पे कहीं कहाँ पे किया? साहब, आपको मालूम है कितने मुकदमों का वो सामना कर रहे हैं, कितनी जांच उनके खिलाफ चल रही हैं। वो 1 से अधिक मामलों में जमानत पर छुटे हुए हैं। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, आर्थिक गड़बड़ियों के मामलों में जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब फाइल मुख्यमंत्री साहब के टेबल पे रखी है? भाई ज्यादा बोलेगा तो ये फाइल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हम दबाते नहीं, दिखाते हैं, छिपाते नहीं, छापते हैं और ठोकते हैं जो गलत काम करता है। जिस दिन जांच पूरी हो जाएगी, उसमें तथ्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध उनको जेल में भेजने लायक जिस दिन होंगे, तो कोई नहीं रोकेगा साहब। तो 9-10 साल हो गए आपकी सरकार को, अभी तक आपको प्रूव ही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब आप झूठे में आम जनता को रखे हुए हैं। ना, आपकी ईडी है, आपकी जांच है, एनआईए है, सब कुछ ही तो आपका। आप अगर जांच नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप उनके साथ मिले हुए हैं, नहीं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं जगदीप भाई, जांच मुख्यमंत्री नहीं करते, जांच कोई मंत्री नहीं करता, जांच एजेंसियां करती हैं। एजेंसियों के पास, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, या कोई तीसरी कोई एजेंसी हो, विजिलेंस हो, उनके पास बहुत सारे मामले मुकदमे रहते हैं और बहुत बार मुकदमों की जांच, तफ्तीश वो समय लेती है। किसी को बचाए जाने का सवाल नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिसने गलती की है या की होगी, जिसके विरुद्ध प्रमाण आएंगे, मैं मनोहर जी को जितना जानता हूं और मनोहर जी को जितना हरियाणा के लोग जानने लग गए हैं, सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी का ये हरियाणवी प्रतिनिधि ठीक उसी तरह कड़े हाथ से सजा देने में विश्वास रखता है जैसे नरेंद्र मोदी सख्त से सख्त अंदाज में गलत काम करने वाले को ठोकते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। धीरज साहू झारखंड के सांसद हैं। हाँ, मैंने तो ये सुना है। तो कितना पैसा पाया उनके पास? कहते हैं कि सैकड़ों करोड़ है, 350 करोड़, 350, 400, कई जगह 500 करोड़ भी कहा जा रहा है। वो कांग्रेस के सांसद हैं। अभी तक तो हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस ने उनको निकाला नहीं है। क्या उससे पहले वो भाजपा में थे क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है, क्योंकि कहीं से सूचना आई थी कि भाई जगदीप, हमने तो सुना धीरज साहू जी पहले भाजपा में हुआ करते। देखिए, मैं तो सीधी बात कहता हूँ, मेरी जानकारी में तो ये बात है नहीं। लेकिन अगर कोई ये मान लो, काल्पनिक बात मान लेते हैं, मान लो रहे भी हों, तो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अगर उनके विरुद्ध प्रमाण कभी आए होते तो धीरज साहू का पुलिंदा उस दिन बंद गया होता। हम नहीं बचाते साहब गलत आदमी को।
हम गलत आदमी को नहीं के खिलाफ मामले इकट्ठे कर लेते हो, जब वो छोड़ना चाहता है तब वो दिखा देते हैं, और जब वो आना चाहता है तब वो दूध का दूल्हा हो जाता है। देखिए, ये तो हमारे विरोधियों की भाषा है, और मेरा ये कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, ये मैं मान लेता हूँ। मैं आपसे दोबारा से फिर हुड्डा साहब के ऊपर आ रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आप कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार किया है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जमीन से जुड़े हुए, लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए कुछ मामले हैं, जिनमें उन पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी अदालत वैसा ही कर सकती हैं जैसा ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ किया था। सजा देना, सजा देना नहीं, धमकी नहीं है साहब, ऐसे तो फिर कभी कार्रवाई होगी नहीं। जिसके खिलाफ प्रमाण हो वो ये कहेगा कि मुझे धमकाया जा रहा है। प्रमाण होंगे तभी सजा मिलेगी ना। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है, तो हम चाहकर भी उनको दंडित नहीं कर पाएंगे साहब। अभी तो आप ये मान करके चल रहे हैं वो दोषी हैं 100%। जांच चल रही है, जांच की प्रक्रिया पूरा होने से पहले उनको दोषी करार देना ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, परंतु जांच चल रही है, तथ्यों के आधार पर ही जांच शुरू हुई है। क्योंकि ये सब कुछ मामला देख के ना जनता तभी आपके ऊपर विश्वास करती है। जनता मानती है अब इन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ के पीछे सच्चाई होगी। अब हरियाणा में एक बातें चली हुई, जैसे आपने शैलजा जी का उदाहरण दिया, वो हुड्डा साहब भाजपा से मिले हुए हैं, खट्टर साहब से मिले हुए हैं। सपोज करो भाजपा जैसे ही इलेक्शन आता है अभी एमपी के बाद विधायक का, तो उस विधायक इलेक्शन में अगर भाजपा कहीं घाटबाज रहेगी तो क्या हुड्डा साहब को कोई पद देने की बात आएगी क्या? वो दूध के दूल्हे हो जाएंगे क्या? एक तो आप लिख लीजिए जी, जनता के मस्तक पर, जनता के मुखमंडल पर लिखा हुआ लेख आप भी पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी, पहले हम 10 के 10 कमल खिलाएंगे लोकसभा में, और विधानसभा में भी हम अपने दम पर इतनी सीटें जीत कर आएंगे कि हमें किसी की आवश्यकता न पड़े, पड़ेगी नहीं, पड़ेगी ही नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद करे, ऐसा आज तक हुआ नहीं, आगे भी नहीं। ऐसे तो आप समीकरण सेट करेंगे ना, हो सकता है हुड्डा साहब की नई पार्टी बनवा दें, हो सकता है हुड्डा साहब के लिए कुछ और प्लान तैयार करें, भाई आपके बेटे को हम डिप्टी सीएम बना देंगे, जैसे दुष्यंत चौटाला जी आज आपके साथ बैठे हैं मित्र। हो सकता है मैं तो और बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनका पूरी तरह परास्त होना भी शामिल है। जैसे वो सोनीपत और रोहतक हार गए, ठीक उसी तरह अब की बार अपने गढ़ में उनका धराशायी होना भी संभव है। हो सकता है मैं तो उनका कारागार जाना भी शामिल है। राजनीति में असंभव कुछ नहीं, ये सब चीज मतलब हो सकता है, मैं तो हो सकता है तो वो भी है कि डिप्टी सीएम को आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं फिर कह रहा हूं कि कल्पना करने से आपको रोका नहीं जा सकता, और सपने देखने से अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा या भूपेंद्र सिंह जी भी ऐसे सपने देख रहे हैं तो उनको भी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहां तक मैं अपनी पार्टी को समझता हूं, जानता हूं, इस बात की संभावनाएं दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन दूर के बाद जो दूर क्षितिज, जैसे हम क्षितिज के पास आते हैं वो क्षितिज उतना ही दूर हो जाता है ना, जहां पे जिस कोने पे आसमान और धरती मिलते हुए क्षितिज दिखाई देता है, तो उसी प्रकार से जैसे उस पास चलेंगे फिर देखेंगे यार दूर क्षितिज पे हमें वो नजर आ रही है प्रतिक्रिया। मैं आपके माध्यम से हरियाणा के मतदाताओं को, हरियाणा का भला चाहने वाले हरियाणवियों को हाथ जोड़कर उनके श्री चरणों में ये निवेदन करना चाहूँगा कि हरियाणा की बेहतरी, जैसे देश की बेहतरी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में लाल किले वाले तिरंगे की डोर रहने में है, भाजपा के हाथ में देश की कमान रहने में है, हरियाणा की तरक्की, हरियाणा की उन्नति, हरियाणा की बेहतरी भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार में है। गठबंधन की सरकार भी हरियाणा का उतना अच्छा भला नहीं कर सकती जितना भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर काम करने वाली सरकार कर सकती है और कर चुकी है। ये आपका डिप्लोमेट जवाब। मैं आपसे जो चीज सुनना चाहता हूं, हाँ या ना में, आप या तो ये कहें
कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो को हमारी पार्टी में नहीं आने देंगे। मैं ये लाइन सुना चाहता हूँ, ऐसा बोलेंगे कि नहीं, आप ऐसा सुनना ही क्यों चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ, कभी किसी इस तरह के जब निर्णय करने होते हैं जी, वो जब निर्णय करने की घड़ी आती है उससे पहले उनके बारे में कहना खामख्याली है, उस पर सवाल करना भी खामख्याली है। और दूसरी बात, मैं बिल्कुल सीधी बात तो कह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं है कि ये सवाल उस दिन पूछा जाए जब ऐसी स्थिति आ जाए, ये सवाल उस व्यक्ति या भाजपा के उस आला अधिकारी से पूछा जाए जिसको इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार हो। इन दोनों ही कॉलम में फिलहाल में फिट नहीं बैठता। फिलहाल तो आप उनको कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, जांच उनके ऊपर चली हुई है, लेकिन जब आप उनको भाजपा में लेना चाहेंगे तब ये आप कहेंगे जांच में तो वो निर्दोष पाएगा ही भाई। आम जनता जो ये सोच के चली हुई कि बीजेपी हुड्डा साहब की दुश्मन है, हुड्डा साहब बीजेपी के दुश्मन है, आज तो आम जनता इस बारे में लड़ रही है। आप यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब इसी बेड में बैठते हैं, आप यहाँ बैठते हैं, दूसरे मंत्री यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे बैठ के समीकरण तैयार किया जाता है, इवन दूसरी पार्टी भी, कि आम जनता में हमने क्या परसेप्शन क्रिएट करना है। मैं एक बात आम जनता आपके लिए भाजपा के समर्थक कांग्रेस से लड़ते हैं कि वो अपनी सोच पे अड़िग हैं, कांग्रेस वाले भाजपा समर्थकों से लड़ती है कि वो अपने, लेकिन यहाँ अंदर खाते सब चट्टे बट्टे एक ही हैं। देखिए, आप ये जब बात खुल के नहीं कह सकते तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। मैं जितना खुलकर कह रहा हूं, जितना साफ कह रहा हूं, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा साफ जी कहना इस समय पे संभव नहीं है जितना मैं कह रहा हूं। मैं आपको कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ना तो व्यक्ति से कोई दुश्मनी होती है, हम तो दलगत दुश्मनी में भी विश्वास नहीं रखते, हम विश्वास रखते हैं भारत माता की जय के एजेंडे में। भारत माता की जय के एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों में विश्वास रखते हुए जो पाक साफ व्यक्ति किसी दूसरे दल से भी आता है, हमने बहुतों को स्वीकार किया है। दो क्राइटेरिया निश्चित तौर पर उसको लेकिन पार करने पड़ेंगे। ए, भारत माता की जय उसकी भी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, वो किसी आरोप में घिरा ना हो, उसने कोई ऐसा काम न किया हो जो देश के विरुद्ध हो, हरियाणा के विरुद्ध हो। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमने कब कहा कि हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं? परंतु आप किसी व्यक्ति विशेष की जब बात करते हैं तो उसके बारे में निर्णय समय विशेष पर उस समय की स्थिति के हिसाब से ही किया जाएगा। 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा आज कहना, आज उसकी भविष्यवाणी करना, ये ठीक नहीं है, मैं ये मानता हूं। मेरे जितने दर्शक, मेरे जितने चाहने वाले इस वीडियो ने देखा है, तो भाई एक बात ध्यान रखें, बारने अपा बामण जाटर फलाना फलाना जाति पर लड़ा, हाँ तू बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, तू हुड्डा का, मैं खट्टर का, इस बात पर जो लड़ा, हाँ इस 4 दीवारी के अंदर सारे एक हैं। एक बात बताइए, सारे एक हैं। यहां पर हमारे नेताजी बैठ के दिल ठोक के ये बात नहीं कह सकते कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर पार मर जाएंगे मिट जाएंगे, हुड्डा साहब के साथ नहीं होंगे। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा विधान है जो ये कहता हो कि व्यक्ति से बैर करना है। मैंने स्पष्ट किया, हमारी विचारधारा, हमारी प्राथमिकता, हमारी विचारधारा की एक ही परिभाषा है, भारत माता की जय। भारत माता की जय के मामले में जो खुले मन से हमारे साथ आ सकता है, आना चाहता है, पहले भी दरवाजे उसके लिए खुले हुए थे, आगे भी खुले हुए रहेंगे। वो व्यक्ति ABCDXYZ कोई भी हो, वो टेंटेड नहीं होना चाहिए। कितना ही भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कल्प्रिट क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मर्डरर क्यों ना हो, चाहे वो स्टेज पर ये हो के, आप पूरी बात नहीं सुन रहे। मैंने जब ये कहा, वो सिर्फ एक भारत माता की जय बोल दे और भाजपा में स्वागत, आप पूरी फिर वो सोने का हो जाएगा। आपने पूरा नहीं सुना ना महाराज, मैंने तो साफ बोला, आप सुन नहीं रहे या आप विषय को कहीं और। मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहराता हूं, साफ करता हूं चीजों को। भारत माता की जय में विश्वास रखना भारतीय जनता पार्टी में होने की पहली रिक्वायरमेंट है, पहली शर्त है। दूसरी बात, रुक तो जाओ,
दूसरा, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है या आएगा कभी, उसके लिए साफ सुथरा उसका जीवन हो, करियर हो, वो टेंटेड न हो, भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त न हो, ये भी देखा ही जाता है। इस पे कभी हमने पर्दा थोड़ी डाला है महाराज। कब हमने कहा है कि भाजपा में आने के लिए हम माफ कर देंगे किसी के अपराध को? कोई दोषी होगा, किसी ने कोई गलत काम किया होगा, तो उसको सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। भाजपा में उसके लिए जगह नहीं है, ये तो हम बहुत पहले कहते रहे। आज भी नए सिरे से कहलवा लो आप मुझसे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज कहाँ है? तो अभी जो एमपी का इलेक्शन होना है 3-4 महीने बाद, क्या वो दुष्यंत जी के साथ मिलकर लड़े जाएंगे? आज ये कहना कठिन है। हमने जब दुष्यंत जी के साथ गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो 5 साल हरियाणा में सरकार चलाने के लिए किया था, कहकर किया था साहब, सरकार चलाने के लिए गठजोड़ है। अगला चुनाव जब भी आएगा हम बैठेंगे, हम अर्थात दोनों दलों का शिखर नेतृत्व, हमारी लीडरशिप उस समय की, जो हमारी टॉप लीडरशिप है दोनों दलों की, वो बैठकर तय करेगी कि हमको इकट्ठे जाना चाहिए कि नहीं, हम इकट्ठे चल सकते हैं कि नहीं। ये तय हो जाएगा समय पर। हाँ, आज की तारीख में आपको ध्यान होगा, एनडीए की जो पिछली बैठक हुई, एनडीए की पिछली बैठक में जननायक जनता पार्टी को एनडीए के घटक दल के रूप में आमंत्रित किया गया था, उन्होंने हिस्सा लिया था। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि वो हमसे एनडीए से बाहर हैं, गठबंधन से बाहर हैं, परंतु अंततोगत्वा जहाँ तक मेरी समझ कहती है, इस संबंध में निर्णय चुनाव के मुहाने पर, जो कि लगभग आ गया है, बहुत दूर नहीं है चुनाव की चौखट पे चुनाव की पहुँचेंगे तो खटाखट निर्णय भी कर लेंगे इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी जगदीप भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी जो देखने वाले हैं, आपके दर्शक, उन सबको भी मेरी ओर से एक बार फिर से जय श्री राम। और 22 जनवरी बहुत बड़ा दिन है साहब, हिंदुस्तान के इतिहास का। हर हिंदुस्तानी कहीं भी रहता हो दुनिया में, उसे उस दिन श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा जरूर लेना है। जो अयोध्या जा सकें, उनकी संख्या तो बहुत कम होगी, लेकिन आप जहाँ कहीं भी हैं उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का हिस्सा बने। आपने घर के निकटतम मंदिर में जाकर के उस कार्यक्रम में हिस्सा लें, मंदिर में पूजा अर्चना करें और दीपोत्सव करें। एक और दीपावली इस विक्रमी संवत में मनाई जानी चाहिए। तो भाई यह वीडियो अपना किसी लगी, और क्योंकि देखो इस टाइप की डिबेट में बहुत कम करता हूँ, इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड लोग बहुत कम मिलते हैं। हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी सच में ही बड़ा डिबेट करने में, तो डिबेट का मजा ही ना रहा है। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।